अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। जैसा कि आपने अहवाल मुलाहिज़ा किया, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नाराज़गी मुसलसल भारत के साथ बढ़ती चली जा रही है और अब डोनाल्ड ट्रंप के बाद डोनाल्ड ट्रंप की टीम, उनकी टीम के एक सदारती मुशीर, वो भी बरसरेआम अपनी खफगी का इजहार करते पाए गए हैं। इस एक साउंड बाइट में अमरीकी सदर के मुशीर, उन्होंने रशिया से ऑयल ख़रीदने के सिलसिले में यूक्रेन जंग में उसके किरदार पर सख्त खफगी का इजहार फरमाते हुए और बहुत कुछ कह डाला। वो सब कुछ जो मेरा ख्याल है मोदी महाराज अपनी पार्लियामेंट में बहरहाल नहीं कह पा रहे थे। इंडिया के लिए अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये साल बद से बदतर होता चला जा रहा है और अल्लाह का शुक्र है, सद हज़ार शुक्र उस पाक परवरदिगार आलम की ज़ात बाबरकत का कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़्ल व करम हर गुज़रते दिन के साथ मुमलिकत पाकिस्तान, खुदादाद पाकिस्तान, अर्ज़ पाकिस्तान, अवाम पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के लिए अच्छे से अच्छा होता चला जा रहा है। इसमें ज़ाहिर है कि कुछ न कुछ ज़िम्मेदारी पाकिस्तान की हुकूमत की, रियासत पाकिस्तान और उसके सुतूनों की स्ट्रेटजी को भी देना पड़ेगी ही, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, क्योंकि ये तारीख़ में पहली मर्तबा है कि पाकिस्तान के ख़ित्ते में, बल्कि दुनिया की जो सुपर पावर्स हैं, जिसमें रशिया और साथ साथ चाइना और सबसे बढ़ कर के अमरीका शामिल हैं, पहली मर्तबा पाकिस्तान उन तीनों के साथ बेहतरीन सिफारती और अस्करी और वॉटेवर ताल्लुकात इंजॉय कर रहा है। साथ साथ कुछ और ख़बरें भी हैं जो अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी हैं। पाकिस्तान पर डोनाल्ड ट्रंप की नवाजिशात कुछ और बढ़ गई हैं, इसका कुछ अहवाल भी हमारे पास मौजूद है। लेकिन इससे पहले एक अदद वीडियो है, वो आप अगर देखें तो इंशाअल्लाह अफाका होगा। नवाफिल वाजिब हो जाते हैं रियासत पाकिस्तान के हर फ़र्द पर कि हर गुज़रते दिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से राज़ी बरज़ा होते चले जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये हम पर है, अब ये फ़ैसला साज़ों पर है कि वो किस तरह से इस एक मौके से, इस एक अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाते हैं, पाकिस्तान के लिए फैज़ समेटते या बटोरते हैं। पाकिस्तान पर इलाकाई ममालिक में सबसे कम टैरिफ आयद फरमा करके पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका ने अपनी तरजीहात का वाशगाफ अल्फाज में ऐलान फरमा दिया है और इसी हवाले से गुज़िश्ता दिनों लोकसभा के इजलास में भी बड़ा लेदे हुई। बहुत लोगों ने इस पर अपने जो है वो कंसर्न्स को ज़ाहिर किया। राहुल गांधी ने जो हश्र भरी बज़्म में, भरी सभा में नरेंद्र मोदी से किया, वो एक अलग बात है, लेकिन एक अदद तराशा आपके लिए लेकर के आए लोकसभा की उस एक इजलास का, ज़रा देखिए फिर मज़ीद बात करते हैं। पाकिस्तान कह इंसान की बनाई हुई चीज़ है मशीन, बहरहाल मशीन से बंद हो सकता है, मुझसे नहीं, क्योंकि मैंने खुद ये वीडियो सुन करके निकाली थी। वो कह रहे हैं कि आई लव पाकिस्तान कह रहा है ट्रंप, उनको इस बात पर एतराज़ है। साथ ही साथ उनको आर्मी चीफ आसिम मुनीर और DGSI आसिम मलिक के वो जो मेहमान नवाजी हुई थी अभी दौरा अमेरिका में, उस पर भी उनको काफ़ी चिड़न है और वो मोदी महाराज को जो है वो भरी बज़्म में ताने दे रहे थे। पाकिस्तान पर 10% कमी के बाद भारत पर जो टैरिफ आयद हुआ है वो है जनाब 25%, जबकि बांग्लादेश जैसे अहम मुल्क पर 20% टैरिफ रेट जो है वो नाफिज किया गया है। लेकिन पाकिस्तान को इस हवाले से छूट मिली है और 10% कमी रिडक्शन का जो है वो ऐलान फरमा दिया गया है। इससे 2-1 रोज़ पहले अमेरिका के एक और फलाने ने मोदी महाराज के रुखसार पर एक और ज़बरदस्त किस्म का तमाचा रसीद करते हुए बरसरेआम वाशगाफ अल्फाज में एक बयान दिया, जिसके मुताबिक भारत ख़ुद को एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर पेश करने में नाकाम रहा है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल की ख़रीदारी पर भी अमेरिका को भारत को डांट डपट की है। शुरू में ये खबरें आई थी कि अमेरिकी डांट डपट से मुतासर होकर के रूस से तेल की ख़रीदारी का काम बंद कर दिया गया है, लेकिन आखिरी खबरें आने तक सुना है
कि इस एक मामले पर ट्रंप की जो डांट डपट है उसको खातिर में ना लाने का ऐलान किया है। और अगर ऐसा किया जाएगा तो भी जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका यानी दुनिया की सुपर पावर का सरबराह है, वो फिर क्या करेगा? इसका मतलब है कि अगले हफ्ते हमें मज़ीद कुछ खाने कमाने के लिए मौका मिल सकता है। दरियासना अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम भारत से सख्त मायूस है। गोया ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है। कहाँ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में 60,000 जानों के नजराने पेश करने के बावजूद यही अमेरिका था जो हर रोज़ हमसे डू मोर का तकाजा किया करता था। फिर कातिब तकदीर ने वो वक्त भी दिखाया कि सलाला चेक पोस्ट पे हमले के बाद जो 9 जवान जाँ बहक हुए थे पाकिस्तानी फ़ौज के, उसके बाद जब पाकिस्तान की हुकूमत ने और पाकिस्तान की अफवाज ने अमेरिका का नातकाबन किया, हमने उनकी सप्लाई लाइन काटी, तो कैसे अमेरिका बहादुर पूरे कद के साथ धड़ाम से ज़मीन बोस हुआ और पाकिस्तान से माजरत ख्वाहाना रवैया इख्तियार किया। और एक वक्त ये है कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में हमने इंडिया के साथ जो हश्र किया है, उसके बाद हर गुज़रते दिन के साथ बैनुल अक़वामी सतह पर और इंटरनली भारत सरकार और मोदी महाराज के मुंह पे मज़ीद कालिक मलती चली जा रही है। नरेंद्र मोदी इंडिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, मां सिवाय अपनी काबीना अराकीन के। अपोजिशन आए दिन उनके लगते ले रही है। कभी फ्रांस से खबर जारी हो जाती है कि राफेल कैसे गिरा, और कभी कुछ और हजीमत का सामान किसी और तरफ से फरमा दिया जाता है। और वो डोनाल्ड ट्रंप जो किसी तौर भी पाकिस्तान से राज़ी इब्तिदा में नहीं दिखाई देते थे, कभी वो आई लव पाकिस्तान कहते हैं, कभी वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ की तारीफ़ में रद्बुल लिसान हो जाते हैं, कभी वो पाकिस्तानियों के टैलेंट के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। किसी ने सही कहा है, फ़बी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और ये ख़ुद मेरे रब का हुक्म है कि अल्लाह ताला जब मेहरबान होता है तो फिर ऐसे ही छप्पड़ फाड़ करके उसकी नवाजिशात होती हैं। अल्लाह करे कि ये पाकिस्तान की जो सुरखरुई है, अल्लाह ताला इसको बरकरार रखे। परवरदिगार आलम हमें ऐसे ही मज़ीद नवाजे, इंडिया को इसी तरह से ज़लालत का सामना रहे। डोनाल्ड ट्रंप अगर हमसे फ़िलहाल राज़ी हैं, इसका मतलब है कि पाकिस्तान की मईशत के लिए भी अच्छी खबरें। सिफारती महाज पर इस एक ख़बर का क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है, इसके क्या इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और साथ ही साथ दिफाई हवाले से इस खबर को कैसे देखा जाना चाहिए, इसके हवाले से हमारे पास दो मोअज़्ज़िज़ मेहमान स्टूडियोज़ में हमारे साथ शरीक हैं। मैं भी गुफ्तगू होंगे। मेरा ख्याल है कि यहाँ हम छोटा सा एक ब्रेक लें और ब्रेक के बाद अपने दोनों मेहमानों को इंट्रोड्यूस कराते हैं आपके साथ। थोड़ा सा तवक्कुफ़ की इस्तदा है, हम बस यूँ गए और यूँ आए। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं अली सरवर नकवी साहब। यूँ तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, ताहम इनकी शख्सियत का एक पहलू अगर उजागर कर दिया जाए तो आप इन्हें सिफारतकार समझ लीजिए। मतलब अगर इनकी तारीफ़ में गए तो पूरा प्रोग्राम मेरा ख्याल इसी नज़र हो सकता है। अली सरवर नकवी साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपने हमें वक्त इनायत किया। जनाब मन, आज के प्रोग्राम में हम ये जानने के तमन्नाई हैं कि पाकिस्तान पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो डोनाल्ड ट्रंप की नवाजिशात लफ्ज़ी सही मगर फाइनली शुरू हो चुकी हैं। हुजूर वाला, आपके ख़्याल में किस हद तक रोशन हैं ये सारे बयानात, किस हद तक खुशकुन हैं ये सारी अलामात, और क्या इनको हम किसी और चीज़ में जिसको कहते हैं इकॉनमी के हवाले से ट्रांसफॉर्म होते देख सकते हैं? देखिए, ये जो डोनाल्ड ट्रंप का रवैया पाकिस्तान की तरफ जो बदला है और बहुत ही मुस्बत डायरेक्शन में बदला है, बहुत पॉजिटिव हो गया है। वो 10 मई में जब
पाकिस्तान भारत का जी। एक टाकरा हुआ हुआ, जंग हुई, उसमें जो अमेरिका ने रोल अदा किया, जो सदर ट्रंप ने रोल अदा किया, उन्होंने उसका जिक्र किया जी। और कहा कि हम सारी रात जागे और पाकिस्तान और भारत के दरमियान हमने जंगबंदी कराई है और उसके बाद अब इनके मुज़ाकरात होंगे और खास तौर पे तिजारत के मामले में। ये उनका बयान था। तो उसका भारत ने कोई बड़ा ही अजब जवाब या रद्द अमल या रिएक्शन दिखाया। वो ये कि उन्होंने उस सारी चीज को डिनाई कर दिया, उसका का उन्होंने जवाब दिया तो कि ये ऐसा हुआ ही नहीं है, ये डीजीएमओस के दरमियान जंगबंदी हुई है और हमारा बाहमी मामला था और बाहमी सतह पे ये हुआ है। तो उस वक्त से ट्रम्प बार बार कहते हैं कुछ नहीं तो 50-60% कह चुके हैं कि उन्होंने पाकिस्तान भारत के दरमियान जंगबंदी कराई है। इसकी वजह से कि भारत में रिएक्शन बहुत ही ट्रम्प के बारे में नेगेटिव होने लगा और भारत से ट्रम्प काफी ज्यादा हुए, नाराज हुए। तो क्योंकि ट्रम्प ने फिर भारत के ऊपर सख्तियां करनी शुरू की और भारत के ऊपर वो बिल्कुल एक बहुत ही मनफी रवैया अख्तियार किया। तो ये सारा किस्सा उस वक्त है जब पाकिस्तान ने, अल्लाह का बड़ा करम है कि पाकिस्तान ने अपनी बर्तरी जाहिर की, अपनी बर्तरी दिखाई और वो क्लैश में भारत के 5 या 6 जहाज गिरा दिए और उसके बाद भारत के सारे अटैक का भरपूर जवाब बहुत अच्छी तरह दिया। तो अब ये सूरत है कि पाकिस्तान, आप सही कह रहे थे कि पाकिस्तान की स्टैंडिंग अमेरिका में बहुत बेहतर हो चुकी है और उसका अब आप कह रहे थे कि इक्तिसादी फायदा क्या है। तो इक्तिसादी फायदा एक तो ये कि हमारे ऊपर टैरिफ जो उन्होंने पाबंदी है टैरिफ की वो कम कर दी है, उसकी शरह कम कर दी है और उसके अलावा अब पाकिस्तान में वो एक ऑयल कंपनी को तयन कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान में तेल की दरियाफ्त करेगी और एक्सप्लोरेशन करेगी और फिर क्रिप्टो करेंसी में भी हमारा वो ताउन काफी वो चाह रहे हैं और इसके अलावा एनर्जी में, तालीम में बहुत से शोबे ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान और भारत वो अमेरिका के दरमियान ताउन बढ़ सकता है। जहाँ तक भारत का सवाल है, आज मैं करण थापर का एक प्रोग्राम देख रहा था जो भारतीय एक बड़ा मशहूर एंकर है कि वो उनको संजय राव बारू एक उनका है, कोई पहले एडिटर था उनके बड़े अखबार का, वो उससे बात कर रहा था। तो संजय ने कहा कि भारत को चाहिए था कम से कम इसका एतराफ तो कर देता कि ट्रंप ने जंगबंदी कराई। ये एक हकीकत है और इस हकीकत को भारत छुपाता रहा और मोदी को उसने उस पर इल्जाम ठहराया कि ये मोदी की वजह से, क्योंकि वो कहता मोदी की हुकूमत में मोदी फैसला करता है। यस मिनिस्टर था वहाँ पे एक रिवाज। लेकिन सर ये दिन अब हवा हो गए, मोदी की हुकूमत में फैसला डोनाल्ड ट्रंप ने किया था और अब इसको दुनिया कह रही है, जैसा अभी आपने भी फरमाया। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। मेरे दूसरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब मन, तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बहुत एहसान। सर मैं भी बशाशत महसूस कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के एक स्टूडेंट होने के हवाले से बड़ी अच्छी खबरें इंटरनेशनल फ्रंट से आ रही हैं। न सिर्फ भारत की सुबकी हो रही है, हर नरेंद्र मोदी को हजीमत का सामना है, बल्कि पाकिस्तान की वो जो सुप्रीमेसी है, अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर गुज़रते दिन के साथ किसी न किसी फलाने के मुंह से उसका एतराफ़ फरमा दे रहा है।
डोनाल्ड ट्रंप जो कभी पाकिस्तान का नाम सुनना नहीं पसंद करते थे, वो जो डू मोर क्लब के बानी अरकान में से थे, कभी वो आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करते हैं, कभी वो पाकिस्तानी टैलेंट का बखान करते हैं, और अब तो वो पाकिस्तान से तेल निकालने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह करे कि ये तेल पाकिस्तान से निकले, पाकिस्तानियों का ना निकले। हुजूर वाला, आपके ख्याल में पाकिस्तान के लिए उमूमी और बिलखुसूस हम सब के लिए मजमूई तौर पर ये किस हद तक खुशकुन खबरें हैं? देखिए जी, ये एक जंग के बाद जो पाकिस्तान का एक तशख़्ख़ुस जो है उभरा है, एक इस रीजन में एक बड़े इस्लामी मुल्क के तौर पे, एक बड़े रीजनल पावरफुल मुल्क के तौर पे, और जो पाकिस्तान का असल कद काठ है। देखिए, ये हमारी जितनी बड़ी आबादी है, जितना बड़े हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, हम फूड सिक्योरिटी हम में बहुत कम मुल्क जो हैं वो खुद कफील हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह उसमें यानी जो एक बड़े कौम या एक बड़े मुल्क के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने दिए हुए हैं। बदकिस्मती से कुछ हमारे अपने इंटरनल इंस्टेबिलिटीज के इशू या कुछ हमारी, आप ये कह लीजिए कि गलत पॉलिसीज की वजह से कुछ हमारे मसाइल हैं, करप्शन, बैड गवर्नेंस, ये अदारों का ना एस्टेब्लिश होना, ये अपनी जगह पे हैं। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा बड़ा मुल्क है, इसका इतना पोटेंशियल है कि ये किसी भी वक्त ये अपने कद काठ के मुताबिक ये कर सकता है। तो ये हमने उसका एक मुजाहरा देखा इस जंग की सूरत में, और दुनिया का वो जो एक दुनिया इस रीजन में हमें भारत का फिल्टर या भारत का लेंस लगा के देखती थी, वो लेंस हट गया जी, वो लेंस शैटर हो गया, हटा नहीं बल्कि वो लेंस जो है वो चिकना चूर हो गया। अब लोग डायरेक्टली हमें देख रहे हैं, जो हमारा कैपेबिलिटी है, जो हमारे इस रीजन में एक हमारा राइटफुल एक मकाम होना चाहिए, और जो हम कर सकते हैं इस रीजन की स्टेबिलिटी के लिए, तो लोग हम अब उस तरह देख रहे हैं। यानी हमारा एक सही इमेज, मैं कभी भी पॉजिटिव इमेज का जो है ना कभी लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि उसका मतलब ये होता है कि शायद हम नेगेटिव है और अपने आप को पॉजिटिव दिखा रहे हैं। हम तो सिर्फ ये डिमांड करते रहे हैं, मैं तो हमेशा मीडिया में, कि पाकिस्तान का असल इमेज दिखाया जाए कि पाकिस्तान असल में क्या है। और सर अल्हम्दुलिल्लाह अब आपसे बात करते हुए मुझे एहसास हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है कि अब ये दिन आ चुके हैं, अब ये दिन आ चुके हैं, अल्लाह ने चाहा जी। लेकिन अभी आपके साथ गालिबन एम्बेसडर साहब में, जी जी बिल्कुल, अली सरवर साहब, जी अली सरवर नकवी साहब जी, ये हमारे बहुत सीनियर और हमारे लिए तो एक ये फॉरेन पॉलिसी के इंस्टीट्यूशन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जैसे वो अली सरवर साहब फरमा रहे थे, लेकिन अब जो इनके जो है ना जी सिखाए हुए डिप्लोमेट, अब उनका काम है कि वो इस चीज को कैसे कंसोलिडेट करते हैं। दुरुस्त है, फौज ने अपना काम कर दिया, एयरफोर्स ने अपना काम कर दिया, बहसियत मजमूई कौम ने अपनी रिजॉल्व दिखा दिया, और फिर हमारे फील्ड मार्शल साहब, प्राइम मिनिस्टर, ये बाहर जाके बड़े कैपिटल्स में इन्होंने जो इमीडिएटली आफ्टर द वॉर इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, यही मेरा अगला सवाल भी था। थोड़े से तवक्कुफ की इस्तदा है, मेरे साथ अली सरवर नकवी साहब मौजूद हैं। नकवी साहब, सर सिफारती महाज पर भी हुकूमती कोशिशों और काविशों की मदद न करना, ये मेरा ख्याल है नाइंसाफ़ी होगी। अगर फ़ौज ने एक तरफ बॉर्डर संभाला था और हमारे जवानों ने इंडिया को खाक चटाई, दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान की जो अग्रेसिव सिफारतकारी थी उसने भी बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया इस एक जंग के बाद भी और इसके दौरान भी। हुजूर वाला, इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? ये भी बहुत खुशाइन बात है कि पाकिस्तान के सिफारतकारों ने, पाकिस्तान के सफीरों ने दुनिया भर में जितने मिशंस में वो मौजूद हैं, उन्होंने पाकिस्तान के बयानिए को, पाकिस्तान के नैरेटिव को उसको फैलाया, डिसिमिनेशन उसकी की, और उस वजह से जो हकीकत है वो सामने आई। क्योंकि ये सिफारतकारों का काम था
कि उन्होंने पाकिस्तान के वर्षन को या बयानिए को वो सारे दुनिया को बताया, और इस वजह से भारत का झूठ जो है वो इस वक्त पूरी तरह एक्सपोज हो गया है। और अब भारत बहुत परेशान है कि वो अपनी लॉस्ट इमेज या लॉस्ट स्टैंडिंग को कैसे वो दोबारा हासिल करे। तो ये बहुत अल्लाह का करम है। और एक और बात मैं ये कहूँगा सुनील साहब कि ये इस मरतबा पाकिस्तान में सफारतकारी के लोग जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं और जो मिलिट्री लीडरशिप है वो दोनों एक ही अंदाज में काम कर रहे हैं, एक ही पेज पे हैं, एक ही अप्रोच रखे हुए हैं। जैसे कि आर्मी चीफ जब ट्रंप से मिले, उनके साथ ट्रंप ने उनको लंच पे मदऊ किया और जो गुफ्तगू हुई तो वो उससे फील्ड मार्शल साहब ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बहुत अच्छी तरह समझाया और उसको आगे बढ़ाया। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों सतह पे न्यूयॉर्क में हमारे जो सफीर हैं वो आसिम इफ्तिखार साहब और जी बिल्कुल, उन्होंने जिस तरह से बहुत प्रोएक्टिवली ये काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, सर बहुत देर की मेहरबान आते आते, लेकिन बहरहाल टाइम पे आ गया। सर फुल टॉस आपकी खिदमत में पेश किए देता हूँ। सर ये सिफारती महाज पर, अस्करी महाज पर जो जिल्लत और रुसवाई हुई इंडिया की, अल्लाह का शुक्र है वो तो हुई, लेकिन सिफारती महाज पर, सियासी महाज पर हर रोज़ जो नरेंद्र मोदी सरकार के साथ हो रहा है, लोकसभा इजलास में भी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे मेरे सरकार, साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप भी अब पीछे पड़े हुए हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से अपनी हुब का इजहार भी फरमाते हैं, पाकिस्तान को आइडियल नेशन भी करार देते हैं, और अब ये जो टैरिफ रिडक्शन का तोहफा पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को मिला है, सर इसके बाद क्या देखते हैं आप? अंदाजन कितने अरसे में नरेंद्र मोदी शर्मिंदा होकर के और खुदकुशी फरमा लेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो बड़े अरसे से, बड़ी देर से आपसे लिंक अप करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टेक्निकल वजूहात जो है। जज़ाकुमुल्लाह खैर सर, थैंक यू सो वेरी मच एंड सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो जहाँ तक आपका सवाल है वो अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरा इसका जवाब जो मेरा आपको वो ये है कि मुझे इस चीज से कोई सरोकार नहीं कि इंडिया में नरेंद्र मोदी होता है नहीं होता है। सही। इसलिए कि जब मैं बीजेपी की जो लीडरशिप लिस्ट उठा के पढ़ता हूँ और वो नरेंद्र मोदी से शुरू हो के और अमित कुमार से नीचे आके, राजनाथ सिंह से नीचे आके, अरुण सिंह से नीचे आके, अपना बाकी नीचे तक उनके सेक्रेटरी जनरल तक और बीजेपी के जो डिप्टी सेक्रेटरीज और जो प्रोविंशियल सेक्रेटरीज उन तक जाती है, तो मुझे उन तमाम के अंदर आप यकीन कीजिए कि गलाजत से भरी हुई मजहबी नफरत, मजहबी दहशतगर्दी और मजहब और सियासत को लेके जो दुनिया को बर्बाद करने का एजेंडा है, बल्कि जो इंडिया को बर्बाद करने का एजेंडा है, वो तमाम उनके अंदर पूरी तरीके से पोशीदा नजर आता है। वो इसलिए कि सारे पैदावार हैं आरएसएस के शाखा की, और हमने बारहा इस चीज पे बात की है और इंडिया के लोग, भारत के लोग भी इसको जानते हैं कि आरएसएस की जो 13,000 शाखाज हैं उसके अंदर ये 7 साल से कब कहीं रेलवे स्टेशन से बच्चे को उठाते हैं, कहीं अनाथ बच्चे को उठाते हैं, कहीं कुछ कृषि से लेके जाते हैं, कहीं गांव से छीन के लेके जाते हैं, ये जाके इनको डाल देते हैं इस आरएसएस की शाखाज में। वो जो बिना बाप के बच्चे जब ग्रो करते हैं उनके अंदर ये डालते हैं एंटी पाकिस्तान और एंटी मुस्लिम और एंटी माइनॉरिटी का फसाद, और वो जब 18 साल की उम्र से वहां से निकलते हैं तो उनके अंदर कुछ नहीं होता। और ये सारी प्रोडक्ट आपको जो इस वक्त मार्केट में भारत में नजर आती है, ये प्रोडक्ट सारी उन आरएसएस के नफरत ज़दा शाखा की पैदा करता है। तो पहली बात तो ये, इनमें जो भी आएगा, जब तक बीजेपी और आरएसएस का होल्ड रहेगा, उनकी एंटी पाकिस्तान, एंटी माइनॉरिटी और गलाजत से भरी, नफरत से भरी, जो नफरत से भरी सियासत है वो चलेगी। अब इस नफरत से भरी सियासत को किसी ना किसी तरह एक्सपोज होना था। उसको एक्सपोज किस तरह? वो पाकिस्तान ने एक्सपोज कर दिया। पाकिस्तान क्या तो बड़े अरसे से रहा था, आप बड़े अरसे से कह रहे थे, आप अपने प्रोग्राम में बड़े अरसे से कह रहे थे, बहुत सारे लोग कह रहे थे, नरेंद्र मोदी को उसका चेहरा दिखा रहे थे, लेकिन वो शख्स जो झूठ और गलाजत से भरा हुआ शख्स है, जो हिटलर मैसोलिनी प्लस बल्कि उससे भी जलालत तरीन ओहदे पर फाइज है, उसको समझ नहीं आ रही थी। उसको समझाया जब यहाँ से जाके मिसाइल पड़ा S-400 पे,
जब यहाँ से जाके मिसाइल पड़ा पठानकोट एयरफील्ड पे, जब 6 रफेल आके नीचे गिरे, जब विंग आके नीचे गिरे, जब 2018 में अभिनंदन को इधर पकड़ा, फिर भी उसको समझ नहीं आई थी। तो अब उसको जो अपने लोग जो भारत की लोकसभा के अंदर जो सवाल कर रहे हैं, और एक परसों एक MP की तकरीर थी, उसने कहा जी मेरा खून के आंसू रोने का दिल करता है कि हमारे 6 रफेल तबाह हो गए और हमारी हुकूमत ने हमें बताया ही नहीं। तो बात ये इससे एक्सपोज होना था, लॉ ऑफ नेचर है, वो एक्सपोज इस तरह हुआ कि इससे पाकिस्तान के ऊपर रात के अंधेरे में हमला कर, पाकिस्तान ने कहा कि हम हिट बैक करेंगे, पाकिस्तान ने हिट बैक किया। अब उसमें देखिए ये तो बाकी गलाजत तो ये कर ही रहा था, जो लोगों को मारने से, नफरत से, कश्मीर से, यलगार से, औरतों की बेहुरमती से, माइनॉरिटीज की लिंचिंग से शामिल है। और लिंचिंग का लफ्ज वेस्टर्न प्रेस ने इस्तेमाल किया है कि इंडिया में इस वक्त लोगों की लिंचिंग हो रही है। इसने एक और कारनामा जो सरंजाम दिया है, जो डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आ गया है, इनकी मक्कारी, अय्यारी, फेब, धोखा दी देखे कि रशिया से तेल खरीदते हैं, उस तेल को सस्ते दामों ओपन मार्केट में बेच देते। भाई आप किसी से कोई चीज खरीद रहे हो तो वो तो आप अपनी प्रोडक्शन के लिए खरीद रहे हो ना। आप इसकी मक्कारी देखें कि वो कहता है जी उस तेल को वो ओपन मार्केट में बेच देता है रशिया से तेल खरीद के। एक और झूठ एक्सपोज हो गया। तो मैं कितनी चीजों को लेके आपके सामने इस शख्स की गिनूं, लेकिन इसके कंक्लूजन में एक चीज जरूर कहूंगा, और वो ये बड़ा बेगैरत और बड़ा बेशर्म शख्स है। इसको समझ नहीं आएगी, ना इसको समझ आएगी, ना अमित शाह को समझ आएगी, जो भारत की सरकार अपना कैबिनेट में खड़े कह रहे हैं कि जी वो जो दहशतगर्द जो हमने मारे हैं ना, वो ऑपरेशन महादेव, शाहदेव, सहादेव, महादेव में वो जो हमने मारे हैं ना, उनके पास पाकिस्तानी चॉकलेट थी। तो उल्लू से कोई पूछे कि पाकिस्तानी चॉकलेट जो है वो नेस्ले की चॉकलेट, BP की चॉकलेट, आपको दुनिया की जो मशहूर कंपनी है, यानी कल कोई अमेरिका की चॉकलेट या स्विट्जरलैंड की चॉकलेट निकल आई तो वो ये कहेगा कि स्विट्जरलैंड इन्वॉल्व था इसमें या अमेरिका इन्वॉल्व था इसमें। तो भाई सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, क्योंकि ब्रेक की कॉल दी जाए इससे पहले मैं चाहता हूं अली सरवर नकवी साहब से मैं ये सवाल पूछूं। सर रूस से तेल की खरीदारी पर जो अमरीकी डांट डपट है, आपके ख्याल में भारत पर इसका असर किस हद तक पड़ने वाला है, और फिर इस असर का भारतीय मईशत पर और नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी प्लस उसके पॉलिटिकल करियर पर क्या असर पड़ता देख रहे हैं आप? देखिए, ये जो रूस का मामला है, रूस से जो तेल भारत हासिल करता है, और वो सही कह रहे थे ब्रिगेडियर साहब के, उसको ओपन मार्केट में ही बेचता है बस अपने अपने इस्तेमाल के अलावा। तो वो उस अब जो ये जो ट्रंप की सख्ती हुई है, तो अब अगर रूस के साथ ये ट्रांजैक्शन चलाता रहा तो उसकी एक कीमत, वो कीमत ये है कि अमेरिका उससे और बदजन होगा, अमेरिका उसके और खिलाफ होगा, और ये उसको बहुत इसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि मोदी को ये एहसास होना चाहिए कि इस रूस से तेल हासिल करना रोक दे, और अगर नहीं रोकता है तो उसकी बड़ी भारी कीमत है। सर बस उस कीमत के इंतज़ार में दिन काटना शुरू कर देते हैं। यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ और मौज़ूआत है जिनका अहाता करेंगे अपने मेहमानों के साथ। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, इख्तितामी लम्हा शो के आन पहुँचे हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये पूछना चाह रहा था कि जैसे अली सरवर नकवी साहब ने अभी फरमाया कि भारत को अगर तो वो अपनी हरकतों से तायब ना हुआ तो इन हरकतों का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। पूछना ये था कि ये खुमियाजा किस हवाले से हो सकता है और इसकी शिद्दत क्या हो सकती है, एट व्हाट कॉस्ट ये तेल हासिल किया जाएगा या ये सारी हरकतें जारी रखी जाएंगी, और उसके बाद फिर इंडिया या इंडियंस के साथ हम क्या कुछ होता देखेंगे, अगर आप बताना चाहें। आपने बात की है कि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं है, रकबा भी उनका बहुत ज्यादा है। अब देखना यह है कि वहाँ पे इश्यूज कौन कौन से हैं, रिपल्स कौन कौन से हैं, फॉल्ट लाइन्स कौन कौन से। सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन जो है इंडिया के अंदर वो तो है कश्मीर, जो हमारे लिए एक
जिंदगी मौत का मसला है और इंडिया उसको एक गलत तरीके से, एक अननेचुरल तरीके से, गासबाना तरीके से, एक अनडेमोक्रेटिक तरीके से, एक जालमाना तरीके से, रवैये से उसके ऊपर कंट्रोल करके उसके ऊपर कब्जा जमा के बैठा हूँ। दूसरा, उनकी 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, जो आप चले जाएं छत्तीसगढ़ से ऊपर चले जाएं, मॉस्ट इंसर्जेंसी है जो पिछले कुछ 15 साल से जारी है, और 34 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको उन्होंने रेड कॉरिडोर डिक्लेयर किया गया। तीसरा, ये सिखों की मूवमेंट जोर पकड़ रही है और अभी आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने खालिस्तान की मूवमेंट के जो लीडर थे गुरपंत सिंह, उनको सपोर्ट किया और उन्होंने एक बयान दिया कि जी हम अमेरिका के अंदर अपने शहरियों की हिफाजत करेंगे, इसलिए कि भारत ने वहाँ पे उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की थी, जिसके जरिए जो साजिश पकड़ी गई थी और फिर वहाँ पे एक जो रॉ के जो ऑपरेटर्स हैं उनको चार्ज किया गया था। अब ये 4 चीजें जो इस वक्त इंडिया के अंदर बैठी हुई हैं, वो आप ये समझे कि वो एक आग के जो वो एक जो धाव होता है ना, एक जो उसके ऊपर बैठे हुए हैं। तो इसका इंशाल्लाह एक चीज तो निकलेगी जो कश्मीर की आज़ादी की तरफ जाएगी। दूसरा, जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है, आपको मैंने बताया मॉस्ट में, उसमें तेजी रोज ब रोज आती जा रही है और उसके अंदर इंडियन आर्मी वहाँ अंदर घुस नहीं सकती है, वहाँ पे वो मार देते हैं। उन्होंने पिछले दफा एक SSG की इनकी पलटून थी, उसको उन्होंने उठा के खड़का दिया था, तो वो पड़ेगी। और दूसरे खालिस्तान की जो तहरीक है, इसके अंदर एक जब अभी रेफरेंडम मेरा ख्याल तो अगले हफ्ते उसका रेफरेंडम हो रहा है अमेरिका में, इससे पहले इंग्लैंड में हो चुका है, कनाडा में हो चुका है, यहाँ पे 97% का 100% जो सिखों जिन्होंने वोट डाला उन्होंने खालिस्तान की आज़ादी के लिए वोट डाला था। और दूसरा है जो ये जो चीजें, इसके अलावा है जो इंडिया का अपना जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, जिसको तबाह बर्बाद किया है नरेंद्र मोदी ने। जैसे आपको पता है आम आदमी पार्टी जो है वो कितनी पॉपुलर एक पार्टी थी, जो एक सेकुलर और एक डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर लेके इंडिया के अंदर चल रही थी। उन्होंने एजुकेशन है उसको पकड़ के और उसके जितने साथी थे उनको पकड़ के अंदर कर दिया था। तो ये चीजें जब थ्रो बैक होंगी, तो एक तो ये बीजेपी और RSS का खात्मा करेंगी, वहां से उनकी जो कंटिन्यूटी है एज ए पार्टी और कंटिन्यूटी वो लेकिन सर एक बात मुझे जुज़वी एक सवाल है कि अरविंद केजरीवाल जैसा आदमी जो ग्रास रूट लेवल से उठा, दिल्ली का वज़ीर आला बना, आवाम को सर्व किया और उसकी जो पजीराई भारत में हुई वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, वो एक तारीख है। लेकिन उसके बाद नरेंद्र मोदी ने चश्मे ज़दन में उसको वाइप आउट भी कर दिया और भारतीय समाज ने वो जो सेकुलरिज्म की माला जपता है, इस एक हरकत को कबूल भी फरमा लिया। ये किस तरह की दोरुखी है सर? नहीं, वो कबूल नहीं किया, क्योंकि जब हाई हैंडेडनेस आप करते हैं ना, अब अरविंद केजरीवाल और बाकी बहुत सारे लोगों के साथ जो आवाज उठाते हैं, अब जैसे एक मैं आपको मिसाल दूंगा और आपको ये बड़ी क्लैरिटी से, NDTV है, NDTV जब इंडिपेंडेंट था उसकी क्या लाइन ऑफ अप्रोच क्या थी, और अब NDTV जिसको खरीद लिया अंबानी अडानी ने और वो गवर्नमेंट का उसकी वो हाई हैंडेडनेस है, वो प्रेशर है, वो गलत तरीके हैं जिसके जरिए नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन जीता है। अरविंद केजरीवाल जाएगा, उसके जितने साथी उनको अंदर है। अब यही चीजें, यही लावा है जो इंडिया के अंदर फटेगा और उसका रिजल्ट ये होगा कि अब तो चले, लेट्स होप फॉर इट सर, अल्लाह करे कि ऐसे ही हो जैसा आप फरमा रहे हैं। यहाँ प्रोग्राम का वक्त हमें महदूद है, अनफॉर्चुनेटली मुझे वाइंड अप की कॉल दे दी गई है। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। कल इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी हाजिर होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।